हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले सीमांत अभिकर्मक के बारे में और रस समीकरणमितीय गुणांक, जिसे हम स्टोक्योमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है। आज हम पढ़ेंगे भाई रस समीकरणमितीय गुणांक या फिर स्टोक्योमेट्रिक गुणांक, जिसे हम इंग्लिश में भी स्टोक्योमेट्रिक फैक्टर या कोफिशिएंट बोल सकते हैं। और हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं स्टोक्योमेट्रिक गुणांक की। स्टोक्योमेट्रिक गुणांक, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक, स्टोक्योमेट्रिक फैक्टर। या फिर कोफिशिएंट। ध्यान से समझना बेटा, स्टोक्यो मतलब क्या होता है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। स्टोक्योन में, स्टोक्योन, स्टोक्योन का मतलब होता है बेटा, बस आपको समझना है, स्टोक्योन का मतलब होता है बेटा तत्व। तत्व मीन्स एलिमेंट। और मेट्रॉन, मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है बेटा यहां पर मापना। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा यहां पर मापना। तो यहां पर क्या होगा, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक से हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, ध्यान से समझना। स्टोक्योमेट्रिक गुणांक से हमें इंफॉर्मेशन होगी तत्व के द्रव्यमान की, यानी कि तत्व का द्रव्यमान को फाइंड आउट किया जा सकता है। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, हम आयतन निकाल सकते हैं, तत्व का आयतन फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तत्व के अणु मतलब मोल भी निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या भी फाइंड आउट की जा सकती है। तो आज हम जो स्टोक्योमेट्रिक गुणांक पढ़ेंगे, स्टोक्योन मतलब एलिमेंट, मेट्रॉन मतलब मापना, तो इसके द्वारा हम क्या देखेंगे कि किस तत्व की कितनी मात्रा बनेगी और कितनी मात्रा से बनेगी, दोनों बता सकते हैं। यानी कि अगर मुझे अभिकारक की मात्रा पता है तो मैं उत्पाद निकाल सकता हूं, और अगर उत्पाद की मात्रा पता है तो मैं अभिकारक की मात्रा निकाल सकता हूं। क्लियर है बात। तो चलिए देखते हैं हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक गुणांक होता क्या है। डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में, ध्यान से सुनना बेटा, डेफिनेशन आगे लिख रखी है तो वहां चलेंगे हम सबसे पहले, लेकिन आप सुन लीजिए। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र से पहले, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं ना, उनके सूत्र से पहले जो अंक लिखा जाता है, उसी अंक को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं। और ये जो स्टोक्योमेट्रिक गुणांक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद और मोल, उत्पाद और अभिकारकों के मोलों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बेटा, हम मैथेन का दहन कर रहे हैं। मैथेन होता है CH4, इसका मुझे क्या करना है, दहन करना है। दहन मतलब जलाना है मैथेन को। और किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो वायु में ही तो जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। मतलब मैं क्रिया करा रहा हूं इसकी ऑक्सीजन से। ये भी गैस है बेटा, सिंबल जी, ब्रैकेट में जी लगाओगे, गैस। जब रिएक्शन होगी, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसका प्रॉपर ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन का प्रॉपर ऑक्साइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और हाइड्रोजन का प्रॉपर ऑक्साइड होगा H2O। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा यहां पर, एक CO2 और एक H2O। CO2 भी हमारी गैस होती है और H2O भी हमारी गैस होती है, दोनों ही गैस। क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक गुणांक मैंने आपको कहा था संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या रिएक्शन संतुलित है, हमने देखा कार्बन एक है इधर, इधर भी एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने इधर, 4, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है।
रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 4, और 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहां पर किससे गुना कर दूं, 2 से। चेक करो भाई, 4 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना करी तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऐसा करने पर ऑक्सीजन चेक करना बेटा, 2 ऑक्सीजन यहां हो गए और 2 ऑक्सीजन यहां हो गए, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 4। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसलिए मैंने क्या करा, 2 से यहां गुना कर दी। कितने से बेटा, 2 से यहां गुना कर दी। क्लियर है। अब ये समीकरण क्या हो गई, हमारी संतुलित हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, उत्पादों और अभिकारकों के सूत्र से पहले जो अंक लिखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और वही उसका क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ये एक नंबर होगा 1, 1 तो सबकी मल्टीप्लाई में होता है, तो इसका मतलब यहां पर CH4 का कितना मोल यूज हुआ, 1 मोल। O2 का नंबर कितना है, 2, तो O2 के कितने मोल यूज हुए बेटा, 2 मोल। चेक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, CO2 का एक ही तो नंबर होगा, एक तो सबकी मल्टीप्लाई में होता है ना, तो CO2 का कितना है, 1 मोल, और बेटा H2 कितना है, 2 मोल। क्लियर है। मतलब जब मैंने 1 मोल CH4 का दहन करा, यानी कि 1 मोल CH4 की क्रिया 2 मोल O2 से कराई, तो फिर 1 मोल तो CO2 बना और 2 मोल क्या बना, H2 बना। तो ये जो नंबर है, यही नंबर इसका क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। ये जो नंबर, जैसे CH4 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है बेटा, 1, O2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2, CO2 का कितना है, 1, H2 कितना है, 2, और ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोल कहते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं KClO3, इसको अगर मैं गर्म करूं KClO3 को, तो क्या मिलने वाला है मुझे बेटा, जब मैं KClO3 को गर्म करूंगा तो एक तो बनेगा KCl और एक बनेगा O2, ये बनेगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ के एक है, यहाँ के एक है, यहाँ Cl एक है, यहाँ Cl एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के लिए सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। करें बैलेंस, करते हैं बेटा, करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो 3 तो मैं यहाँ कर नहीं सकता ना, यहाँ 2 कर सकता, तो फिर क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इधर गुना कर दूंगा और 3 से उधर, तो 2 से इधर करो तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 से इधर कर दो, 3 दूनी 6। लेकिन ऐसा करने पर K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, इसलिए 2 से मुझे यहां भी गुना करनी पड़ेगी। तो अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना हो गया, 2 मोल हो गया, नहीं हो गया। KCl भी कितना हो गया बेटा, 2 मोल, और O2 कितना हो गया, 3 मोल, 3 मोल। O2 कितना हो गया बेटा, 3 मोल। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन लेते हैं बेटा, चलिए देखिए, एग्जाम्पल तीसरा बेटा, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास NH3 है, सॉरी नाइट्रोजन है N2 प्लस, और यहां पर हाइड्रोजन है H2, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, NH3। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी हमारी क्या है बेटा, गैस। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छा। अब मुझे क्या करना है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक निकालना है, लेकिन मैं तो जानता हूं रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक संतुलित रासायनिक समीकरण में देखा जाता है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1, भाई 2 नाइट्रोजन करने के लिए क्या करूं, 2 से गुना कर दूंगा। लेकिन ऐसा करने पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ भी क्या कर दो, 3 से गुना कर दो। तो अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसका कितना आया बेटा, 1 मोल आया ना।
इसका कितना है बेटा 3 मोल, और इसका कितना है 2 मोल। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए अब डेफिनेशंस पे चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक या फिर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ध्यान से देखना बेटा। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकार को और उत्पादों के सूत्रों या प्रतीकों से पहले लिखे गए अंक, बताया था मैंने आपको, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। यह अभिकारक एवं उत्पादों के मोलों की संख्या, उत्पादों के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया आपको ये जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं ना, इनके मोलों की संख्या को ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2, इसका मतलब क्या है बेटा यहां पर, इसका मतलब क्या है बेटा यहां पर, इसका मतलब है यहां पर 1 मोल CH4 और 2 मोल O2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो 1 मोल CO2 और 2 मोल, मैंने पीछे एग्जांपल दिखा दिया आपको, क्या बनाते हैं H2O बनाते हैं। तो देख सकते हो CH4 गैस का 1 मोल O2 गैस के 2 मोलों के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 गैस और 2 मोल H2O गैस देता है। ये बता दिया मैंने आपको। क्लियर है, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। चले, ये रहा क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के ऊपर है तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि 16 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए। जब 16 ग्राम मैथेन को जलाया जाता है तो जल कितना बनेगा मैथेन के दहन से। तो पहले मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसके लिए बेटा। क्या लिखनी पड़ेगी पहले रिएक्शन। तो चेक करो, मैथेन के दहन की संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न है। सबसे पहले मैथेन का दहन करो भाई। CH4 गैस को दहन करा रहे हो, जला रहे हो, तो ऑक्सीजन में ही तो जलेगी, बताया था नहीं। और जब ये ऑक्सीजन में जलेगी तो ये क्या बनाएगी, प्रोडक्ट क्या बनाएगी, प्रॉपर ऑक्साइड। जैसे कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा CO2 गैस, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा बेटा H2O, क्या होगा H2O, और ये भी किस फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप सबके। अब मुझे इस समीकरण को संतुलित करनी है। कार्बन तो संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसलिए 2 से गुना कर दी। अब ऑप्शन कितने हो गए, 2 और 2 4। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से यहां कर दी। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है बेटा 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना रहा है। तो हमें तो क्या करना है, CH4 की मात्रा दी है और जल की मात्रा पूछ रहा है, तो ये वाली मात्रा देखनी है और ये वाली मात्रा। तो चेक करो बेटा, 1 मोल से 2 मोल H2O बन गए। अब उसने मोल की टर्म्स में नहीं दिया बल्कि ग्राम की टर्म्स में दिया है। तो CH4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लूंगा। 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ही तो होता है बेटा, निकाल लूंगा। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 1 तो 4 का 4, तो कितना आएगा 16। तो 1 मोल CH4 का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है 16 ग्राम। ये कितना है बेटा 2 मोल। ये कितना है 2 मोल। अगर मैं बात करूं 1 मोल की, किसकी 1 मोल की, ध्यान से समझना बेटा। तो मैं लिख सकता हूं भाई 1 मोल CH4 का द्रव्यमान, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल CH4 2 मोल H2O को बनाता है। 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हो 1 मोल CH4 2 मोल क्या बना रहा है बेटा H2O बनाता है। बना रहा है नहीं बना रहा। जो 1 मोल CH4 है वो कितना बना रहा है, 1 मोल CH4 है वो कितना बना रहा है 2 मोल H2O। हमें बताना है कि भाई 16 ग्राम में, और 1 मोल में कितना भार होता है 16 ही ग्राम होता है। तो हम बात करें भाई, हम बात करें CH4 के मोलर द्रव्यमान की। अगर 1 मोल CH4 2 मोल H2O बना रहा है तो 1 मोल CH4 का भार कितना होता है, CH4 का भार वो होता है बेटा हमारे पास, अभी देखा हमने 12 सॉरी अभी देखा है ना बेटा हमने, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 का 1 तो 4 का 4, तो कितना होगा 16 ग्राम।
देख पा रहे हो, 1 मोल CH4 का भार कितना आया, 16 ग्राम। क्लियर है। अब बात करते हैं 1 मोल H2O का भार। 1 मोल H2O का भार 1 मोल H2O का भार वो बराबर होगा बेटा, किसके होगा जल्दी बताओ। 1 मोल H2O का भार, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार एक का एक तो 2 का 2, ऑक्सीजन के कितना होगा 16, तो 16 और 2 कितना होया 18 ग्राम। यानी कि 1 मोल H2O का भार तो कितना होता है 18 ग्राम। अब ये 16 ग्राम से बना कितना रहा है, यानी कि 1 मोल से बना कितना रहा है 2 मोल। 1 मोल से बना कितना रहा है बेटा 2 मोल। तो 1 मोल CH4 का भार कितना होता है 16 ग्राम। 16 में ही तो पूछ रहे हो, क्योंकि 1 मोल से वो 2 मोल H2O बना रहा है। अब 1 मोल का भार अगर 18 ग्राम है तो 2 मोल का भार कितना होगा 36 ग्राम होगा या नहीं होगा। इसलिए 2 मोल H2O का भार कितना होगा भाई, 2 मोल H2O का भार 18 के गुना किससे कर दो 2 से, तो कितना आएगा 36 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि 16 ग्राम, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि बेटा 16 ग्राम जो CH4 है वो कितना बनाएगा 36 ग्राम H2O बनाएगा। समझ रहे हो बात को। 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम CH4 36 ग्राम कितना बेटा 36 ग्राम H2O बनाएगा। याद रह जाएगी बात या नहीं। 16 ग्राम जो बेटा CH4 है वो कितना बनाने वाला है 36 ग्राम H2O बनाने वाला है। समझ में आ गई बात। सिंपल सी बात है, यही से दिख रहा है भाई। 1 मोल CH4 का भार कितना है, 1 मोल CH4 कितना H2O बना रहा है 2 मोल H2O बना रहा है। अब 1 मोल का भार कितना होता है 16 ग्राम, उसने 16 ग्राम में पूछा है। 1 मोल का भार 16 ग्राम है, तो अगर 1 से 2 मोल बन रहे हैं तो 16 से कितना बनेगा 32 बनेगा। सॉरी, 1 मोल में H2O का भार होता है 18, तो 2 मोल में H2O का भार कितना होगा 36, तो 16 ग्राम से H2O का भार कितना बनेगा 36 ग्राम बनेगा। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, मैथेन के कितने मोलों के दहन से, अब बताना है कि कितने मोलों का दहन करूं जिससे 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। मैथेन का कितने मोल का दहन करूं जिससे 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। CH4 प्लस 2O2, अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या मिलेगा बेटा CO2 प्लस बेटा क्या, हाँ 2H2O। अब तो पता चल गया होगा, तीसरी बार लिख रहे हैं हम। मोल लिख लेते हैं बेटा, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है और इसका बेटा 2 मोल है। अब सिंपल सी बात है, 1 मोल से कितना मोल CO2 बन रहा है, 1 ही मोल CO2 बन रहा है। 1 मोल से कितना मोल CO2 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1 ही मोल CO2 बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, 1 मोल CO2 का, 1 मोल CH4 का भार कितना होता है 16 ग्राम। 1 मोल CH4 का भार कितना 16 ग्राम। 1 मोल CO2 का भार कितना होगा 44 ग्राम। निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, चेक करो। कार्बन के एक परमाणु का भार 12, ऑक्सीजन का 16 और कितना ऑक्सीजन है 2, तो 12 और 16 दूनी 32, कितना आ गया 44 ग्राम। आ गया नहीं आ गया, तो 16 ग्राम तो कितने ग्राम CO2 बनाएगा 44 ग्राम। लेकिन हम बात करें मोल में, तो 22 ग्राम के लिए निकालना है। तो चेक करना बेटा, बहुत अच्छे चेक करना, ध्यान से चेक करना। 44 ग्राम CO2 बनाता है बराबर 44 ग्राम जो CO2 है ना वो बनाता है कितना, 1 मोल CH4। समझ में आई है नहीं बात, जल्दी से बताओ। 44 ग्राम CO2 कितना बना रहा है CH4, 1 मोल बना रहा है। यानी कि जब मैं 44 ग्राम CO2 कब बनेगी, जब मैं 1 मोल का दहन करूंगा। अब बताना किस में मुझे 22 ग्राम में, तो 22 ग्राम CO2
बनाता है या बनाएगा, क्या करूं भाई, एक की गुना कर दो 22 से और डिवाइड कर दो 44 से। डिवाइड किससे कर दो, 44 से। या फिर ऐसे करके निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो कि अगर बेटा 44 ग्राम CO2 बनाता है 1 मोल CH4, तो 1 ग्राम CO2 बनाता है 44 ग्राम, तो 1 मोल बनाएगा। 1 ग्राम कितना बनाएगा, 1 ग्राम, तो मैं लिख सकता हूं 1/44। एक के लिए तो 44 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको, तो 1/44 मोल CO2 सॉरी CH4। अब मैं निकाल सकता हूं भाई 1 ग्राम CO2 तो इतना मोल बना रहा है CH4 के, तो 22 ग्राम CO2 बनाता है। क्या करूं भाई, 22 से गुना कर दो, तो 22 गुना 1/44, इतने मोल CO2, इतने मोल CO2 सॉरी इतने मोल CH4 बनाने की मात्रा पूछ रहे हैं ना। अब चेक करो बेटा, 22 दूनी होता है 44, 1/2, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5, इतने मोल CH4, तो इतने मोल 0.5, और ये यही लिख गया था मैं, 44 ग्राम अगर 1 मोल बना रहा है तो 22 ग्राम कितना बनाएगा, आधा, 0.5। यही दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन हमें तो जो कि सॉल्व करना है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो सॉल्व करने के लिए आपको कहोगे कि 44 ग्राम CO2 बनाता है 1 मोल CH4, तो भाई 1 ग्राम CO2 बनाता है, एक के लिए क्या करोगे, 44 से डिवाइड कर दोगे इस एक को, तो 1/44 मोल CH4। तो भाई हमें बताना कितने में, 22 ग्राम में, तो 22 ग्राम CO2 बनाता है। अगर एक इतना बना रहा है तो 22 कितना बनाएगा, तो 22 से गुना कर दिया हमने, तो 22 से जब गुना करी तो 22 दूनी 44, 1/2 मतलब 0.5 मोल CO2। समझ में आई बात आपको अच्छे से? तो आपको शायद स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पता है तो एक चीज से मैं क्या निकाल सकता हूँ, दूसरी की मात्रा फाइंड आउट की जा सकती है। क्लियर है? तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा सीमांत अभिकर्मक की। तो चलिए सीमांत अभिकर्मक को समझते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा सीमांत अभिकर्मक की। सीमांत अभिकर्मक, अभिकर्मक इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा सीमांत अभिकर्मक? बहुत ही सिंपल और साधारण डेफिनेशन है। वो अभिकर्मक या वो अभिकारक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है, पूर्ण रूप से पूरी तरीके से खर्च हो जाता है और उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मान लीजिए सपोज दैट, तुम समझो इस बात को, अगर आप चाय बना रहे हो, टी बना रहे हो, ध्यान से समझना बेटा, तो हमने कहा आपके पास है 50 ग्राम पत्ती, चाय पत्ती। कितना बेटा? 50 ग्राम चाय पत्ती। ओके, और हम कह रहे हैं आपसे कि 200 ml दूध है, मिल्क है, दूध 200 ml। क्लियर है आपके पास? अब समझना बात को बेटा, दो चीजें हैं मेरे पास, मुझे चाय बनानी है। अब चाय में मुझे 200 ml दूध डालना है, और क्योंकि बनाना है मुझे, मान लीजिए 10 कप बनाने हैं, और 10 कप बनाने के लिए दूध की जो नीड है, दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 ml है, और आपके पास कितना है, 200 ml है। चाय 10 कप बनानी है, लेकिन जो चाय की पत्ती है वो चाहिए 10 ग्राम। बात को समझते रहना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके पास 50 ग्राम चाय पत्ती है, 200 ml दूध है, आपसे किसी ने कहा चाय बना दो 10 कप। कितना? 10 कप। तो थोड़ा फील करो, 10 कप के अंदर आपको पता है कि भाई 200 ml लगभग दूध चाहिए, और चाय की पत्ती कितनी डालनी है मुझे, 10 ग्राम। मान लीजिए कितनी, 10 ग्राम। तो अब मुझे 10 कप चाय बनाने के लिए 200 ml दूध चाहिए, और बेटा 10 ग्राम चाय की पत्ती चाहिए, लेकिन चाय की पत्ती है कितनी, 50 ग्राम। तो दूध तो आपका सारा खत्म हो जाएगा,
लेकिन चाय की पत्ती कितनी बची रह जाएगी? 40 ग्राम बची रह जाएगी। नहीं, जल्दी से बताओ, 10 घटाओगे तो कितनी बची रह जाएगी? 40 ग्राम। बस जो अभिकारक अभिक्रिया में पूरी तरीके से खर्च हो जाता है, उसी अभिकारक को हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। बताओ इन दोनों में से पूरी तरीके से कौन खर्च हो गया? दूध खर्च हुआ है, नहीं हुआ? तो दूध को हम क्या कहेंगे? सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। खर्च हो रहा नहीं। अब मुझे बताओ, जो चाय की क्वांटिटी है, चाय की पत्ती के आधार पर डिसाइड करी या फिर दूध के आधार पर डिसाइड करी? दूध के आधार पर ही तो डिसाइड करी कि भाई 200 ml दूध है तो 10 कप चाय बन सकते हैं। अगर 300 ml होता तो शायद 15 कप चाय बन जाती। 15 कप तो 15 ग्राम आपको चाय की पत्ती यूज करनी पड़ती, फिर भी चाय की पत्ती बहुत थी हमारे पास। लेकिन दूध नहीं है तो 15 कप आप 15 कप चाय आप नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि इस दूध ने चाय की मात्रा को, जिसे हम उत्पाद बोले, वो क्या कर दिया? सीमित कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पूरी तरीके से खर्च हो जाता है, पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। बेटा क्लियर है बात? क्लियर है? बहुत अच्छे समझ में आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। सीमांत अभिकर्मक क्या करेंगे? उत्पाद की मात्रा को बिल्कुल क्या कर देंगे? सीमित कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये आपको दिखाई दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर बना रहे हैं H2O। सॉरी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? H2। ध्यान से समझना। अब मैंने कहा बेटा इसको बैलेंस करो। सबसे पहले बैलेंस तो करना पड़ेगा। बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। उधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उधर ऑक्सीजन कितने बेटा? 1। तो बैलेंस करने के लिए क्या करो? 2 से गुना करो। 2 से गुना करो। अब ऐसे करते हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4। 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से यहां करनी पड़ेगी भाई। अब बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस है बिल्कुल। मोल बताओ यहां पर कितने मोल है बेटा? 2 मोल। कितने हैं? 2 मोल हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन। और H2O कितना बना? 2 मोल H2O। यानी कि अगर मुझे H2O की मात्रा बनानी है 2 मोल H2O, तो 2 मोल H2O बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए और 1 मोल क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो 2 मोल क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। अब मैंने क्या करा? 1 मोल ले लिया हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 ही मोल ले लिया मैंने ऑक्सीजन। तो फिर H2O कितना बनेगा? ध्यान से समझना। फिर H2O कितना बनेगा और कौन सा अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक होगा? इन दोनों में से कौन सा अभिकर्मक क्या होगा? सीमांत। तो भाई सुनो, 2 मोल H2O, जब मैं 1 मोल O2 लूंगा, 2 मोल H2O और 1 मोल O2 लूंगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2 मोल H2O बनाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, 2 मोल H2O बनाएंगे। बात समझ में आई? अब मैंने क्या करा? 1 मोल H2 लिया, 1 मोल O2 लिया। तो आप थोड़ा फील करो भाई, अगर 2 मोल के लिए 1 मोल O2 चाहिए तो 1 मोल के लिए हाफ मोल O2 चाहिए नहीं चाहिए? तो यानी कि ये तो सारा का सारा यूज हो जाएगा 1 का 1 मोल, लेकिन ये कितना यूज होगा बेटा? हाफ मोल ही तो यूज होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि बेटा 1 मोल तो हम 2 मोल हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे थे। अभी हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 1 मोल। तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी यूज होगी? आधी तो यूज होगी। तो आधी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। आधी क्या हो जाएगी बेटा? बच जाएगी। तो फिर H2O कितना बनेगा बेटा? H2O कितना बनेगा? 1 मोल ही तो बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोल। क्योंकि 2 मोल से 2 मोल H2O बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल H2O बनेगा। ऑक्सीजन कितना यूज होगा? ऑक्सीजन होगा बेटा हाफ मोल O2। हाफ मोल यूज होगा ऑक्सीजन। कितना? हाफ मोल। तो हाफ क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? सीमांत अभिकर्मक कौन है? जो अभिक्रिया में पूरी तरीके से खर्च हो जाता है।
कौन खर्च होगा पूरी तरीके से? हाइड्रोजन पूरी तरीके से खर्च होगा, इसलिए हाइड्रोजन हमारा क्या है? सीमांत अभिकर्मक है। ऑक्सीजन की मात्रा बच जाएगी तो ये सीमांत अभिकर्मक नहीं है। तो H2O की मात्रा किससे डिसाइड करोगे बेटा? हाइड्रोजन से। जो सीमांत अभिकर्मक होगा उसके अकॉर्डिंग ही H2O की मात्रा बनेगी। तो आप देख रहे होंगे 2 मोल से 2 मोल मिल रहा है ना, 2 अनुपात 2 में ही तो बन रहा है। तो अगर 1 मोल है तो 1 ही मोल क्या बनेगा? हमारा H2O बनेगा। क्लियर है? चले आगे चलते हैं बेटा। ध्यान तो चलिए सीमांत अभिकर्मक की डेफिनेशंस पे चलते हैं। वैसे मैं बता चुका हूं, ध्यान से देखें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त मतलब खर्च भी लिख सकते हो, प्रयुक्त या खर्च हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं। और उत्पाद की मात्रा को यहां तथा न लिखकर और कर लेना, और उत्पाद की मात्रा को क्या कर देते हैं बेटा? सीमित कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक। क्या है बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? प्रयुक्त हो जाता है, खर्च हो जाता है, उसी को, और उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। जैसे 2 मोल H2 1 मोल O2 से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? 2 मोल H2 बनाएंगे। 2 मोल H2 तो 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल ही हमने क्या लेना है? H2 लेना। लेकिन यदि दोनों अभिकारकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 मोल ले, हाइड्रोजन का भी 1 मोल ले लिया, ऑक्सीजन का भी 1 मोल ले लिया, तो संतुलित समीकरण के अनुसार, ये जो बैलेंस रिएक्शन है इसके अनुसार ध्यान से देखना, H2 पहले समाप्त हो जाएगी। बताया ना, 1 मोल है ना भाई, 1 मोल की ऑक्सीजन के लिए तो 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए थी, हमने दोनों का 1 मोल ले लिया, तो हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगी तथा हाफ मोल O2 शेष बच जाएगी। ऑक्सीजन कितना यूज होगा? हाफ मोल ही तो यूज होगा, तो हाफ मोल क्या बच जाएगी बेटा? ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। क्योंकि यहाँ H2 सीमांत अभिकर्मक है। जब वो सारा यूज हो गया तो H2 क्या हो गया? सीमांत अभिकर्मक। अतः बनने वाले उत्पाद मतलब जल की मात्रा H2 पर निर्भर करेगी। H2 पर ही तो निर्भर करेगी बेटा बनने वाली जल की मात्रा। अच्छा, यहां H2 एवं H2O के बीच मोल अनुपात, जो H2 और H2O के बीच का मोल अनुपात है वो 2:2 ही तो है, 2:2 का है। अतः 1 मोल H2 से मात्र 1 मोल मतलब कितना ग्राम जल होता है? 18 ग्राम जल प्राप्त होगा। समझाया मैंने आपको? क्लियर, समझ में आ गया होगा? पीछे भी अच्छे समझा दिए, यहाँ भी आपको क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। नोट अगर मुझे किसी का सीमांत अभिकर्मक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सीमांत अभिकर्मक निकालने का तरीका कैसे? सीमांत अभिकर्मक निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले प्रत्येक अभिकारक से हम क्या निकालेंगे? उत्पाद की मात्रा। और जिस भी अभिकारक से उत्पाद की मात्रा कम आ जाएगी वही अभिकारक हमारा क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा, और उत्पाद की मात्रा वही बनेगी। जिस भी अभिकारक से कम आ जाएगी उत्पाद की मात्रा, वही हमारा सीमांत अभिकर्मक होने वाला है और वही उत्पाद की मात्रा बनेगी। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन में। हेलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? क्वेश्चन ध्यान से देखना। 50 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर, हमने 50 ग्राम नाइट्रोजन ली और 8 ग्राम हाइड्रोजन ली, उसको मिलाया, NH3 प्राप्त की गई और बनाया गया NH3। तो सीमांत अभिकर्मक कौन सा है और बनी हुई NH3 की मात्रा की गणना करनी है। हमें बताना है इनमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है और NH3 कितनी मात्रा बनेगी। तो चलिए चेक करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है? आंसर ध्यान से देखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रही है और क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है, NH3। रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा, बैलेंस करो। यहां नाइट्रोजन 2 है तो 2 से गुना करो, कर दिया। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है तो 3 से गुना।
इनके बाहर निकाल लो। यहां पर आप देखोगे 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है और 2 मोल बेटा हमारे पास क्या है, NH3 है। चेक करो बेटा, 1 मोल नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 28 ग्राम। कितना होता है, 28। भाई नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14, 2 का कितना होगा 28। ऐसे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, 6 का कितना होगा बेटा 6 ग्राम। ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 3 का 3, 14 और 3 17, और ऐसे कितने हैं 2, तो 17 दूनी 34। भाई 2 मोल है ना, तो 17 दूनी 34। तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो ध्यान से देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन तो बनाता है 34 ग्राम अमोनिया। पूछ कितने में रहा है वो 50 ग्राम में, कि 50 ग्राम कितनी बनाएगा। ऐसे ही बेटा 6 ग्राम तो बनाता है 34 ग्राम अमोनिया। पूछ कितने में रहा है वो 8 ग्राम में, कि 8 ग्राम कितनी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए ध्यान से देखना बेटा, नाइट्रोजन के लिए ध्यान से देखना, 28 ग्राम N2 बनाता है या बनाती है क्या, NH3 कितनी बनाती है बेटा 34 ग्राम। कितनी बनाती है 34 ग्राम, इतने ग्राम। अब बात कितने में कर रहा हूं, 1 ग्राम में कर लेते हैं पहले। 1 ग्राम N2 बनाती है NH3। अगर 28 ग्राम इतनी बना रही है तो 1 ग्राम कितनी बनाएगी, तो भाई 34 को किससे डिवाइड कर दो, 28 से डिवाइड कर दो, इतने ग्राम। अब बात कर रहे हैं हम बेटा, हम बात किस में कर रहे हैं 50 में। ध्यान से देखना, बात कितने में हो रही है 50 में। तो 50 ग्राम N2 बनाती है NH3। चेक करो बेटा, 34/28 और 50 में बात कर रहा है तो इसलिए गुना कर दो 50 से। भाई ये 1 का है ना, तो 50 कितने बनाएगी, 50 से गुना कर दिया हमने, इतने ग्राम अमोनिया, इतने ग्राम अमोनिया। जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ध्यान से देखना, 34/28 गुना 50, 2 से काटो 17, 2 से काटो 14। इसे आप क्या करो, 5 से 2 बार कर दो, 5 गुना 10, तो 5 से गुना कर दो इसमें, 17 पंजे 85 और 85 की 14 गुना 10। जब आप 85 पे 14 का पाड़ा पढ़ोगे तो 14 छिंग होता है 84, 14 छिंग कितना होता है 84। 1 बच गया, भाई कैलकुलेशन कर लेना, मैं दिखा रहा हूं, 1 बच गया, पॉइंट लगे उतारोगे 0, चलेगा नहीं, 0 लगे उतारोगे 0। अब कितनी बार चल जाएगा, 7 बार, 14 सत्ते 98। अब मेरे पास है 6.07 और गुना 10, तो 10 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 60.7। तो फाइनली हमारे पास जो 50 ग्राम नाइट्रोजन है वो अमोनिया कितनी बनाएगी बेटा, कितनी बनाएगी 60.7 ग्राम, इतनी बनाएगी। ये हाइड्रोजन के लिए निकल कर, सॉरी नाइट्रोजन के लिए निकल कर आई है कि भाई 28 ग्राम तो इतनी अमोनिया बना रही थी, 50 इतनी बनाएगी। अब बात करें हम नाइट्रोजन की, सॉरी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए चेक करो बेटा, हाइड्रोजन हम बात करें 6 ग्राम, 6 ग्राम हाइड्रोजन बनाती है, कितनी अमोनिया बना रही है बेटा 34 ग्राम, इतनी तो बना रही है। और बात किस में हो रही है बेटा, बात किस में हो रही है, हाँ 1 के लिए निकाल लेते हैं। 1 ग्राम H2 बनाती है, 1 के लिए निकाल लेते हैं बेटा, 1 ग्राम H2 बनाती है अमोनिया, कितनी 34/6, इतने ग्राम। और बताना है कितने में, 8 ग्राम में, तो 8 ग्राम H2 बनाती है अमोनिया, कितनी बेटा, 1 में तो 6.34/6, तो 8 में कितना होगा, 8 से गुना कर दो, इतने ग्राम। क्या करूं मैं भाई, कैलकुलेशन करूंगा। चेक करो, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। भाई 34 को गुना 4 में करोगे ना, 4 चौक 16 का, 6 का सिल्को 1, 4 12 और 1 12 और 1 13, 136 3 डिवाइड करो, 3 चौक 12। भाई 13 पे पढ़ रहा हूं, 3 का पढ़ा,
तो 3 चौक 12, एक बच गया, उतार लिया 6, 3 पंजे 15, फिर एक बच गया, एक पे पाड़ा नहीं पड़ सकते, पॉइंट लगा उतारोगे 0, 3 हो गया, 10 हो गया, तो 10 पे 3 का पाड़ा, 10 पे 3 का पाड़ा पढ़ोगे तो 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा, फिर 3 तिया 9, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 45.33 ग्राम। मैंने क्या कहा था सीमांत अभिकर्मक के बारे में कि पहले प्रत्येक अभिकारक से, हर एक अभिकारक से उत्पाद की मात्रा निकालो, और जिस भी अभिकारक से उत्पाद की मात्रा कम आ जाएगी वही अभिकारक हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, और उतनी ही उत्पाद की मात्रा बनेगी। तो बताओ हाइड्रोजन से कम मात्रा आई या फिर नाइट्रोजन से कम मात्रा आई? भाई नाइट्रोजन से तो कितनी निकल कर आई, 60.7 ग्राम, और हाइड्रोजन से कितनी निकल कर आई बेटा, हाइड्रोजन से कितनी निकल कर आए, चेक कर सकते हो कितनी, 45.33 ग्राम। तो मुझे बताओ किस अभिकारक के लिए अमोनिया की मात्रा कम आई, हाइड्रोजन के लिए, तो फिर हाइड्रोजन ही हमारा क्या होगा बेटा, सीमांत अभिकर्मक होगा। क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। तो मैं बोल सकता हूं 45.33 ग्राम NH3 बनेगी और बेटा और हमारे पास जो हाइड्रोजन है H2 सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। अरे होगा ना भाई, यही तो बताया है भाई, जो भी कम मात्रा बनेगी, जिस भी अभिकारक के लिए उत्पाद कम मात्रा बनेगी वही उत्पाद की मात्रा होगी, और वही अभिकारक हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक। तो हाइड्रोजन के लिए बनी ना, तो इसलिए हाइड्रोजन हमारा क्या होने वाला है, सीमांत अभिकर्मक होगा। क्लियर है, समझ में आगे बात, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन ये, क्या कह रहा है, 20 ग्राम CaCO3 20 ग्राम HCl से अभिक्रिया करता है, कितनी CO2 प्राप्त होगी, और कौन सा अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक होगा? तो चेक करो बेटा, ध्यान से चेक करो, हमारे पास सी आंसर में पहले रिएक्शन कराते हैं। CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे, सॉरी जब रिएक्शन कराएंगे, किससे क्रिया करा रहे हैं वो बेटा, HCl से, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा CaCl2, एक बनेगा H2O, और एक बनेगी CO2। चेक करो अब इसको अच्छे से चेक करो बेटा, चेक करो, ठीक है। CaCl2 2 Cl है ना, तो 2 से गुना करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, 2 Cl है ना, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 2 से गुना करनी पड़ेगी। Ca एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 और 2 3, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, सब कुछ बैलेंस है, बस 2 HCl से गुना करना। अब ध्यान से देखना, मुझे इसका बाहर निकालना, क्योंकि वेट दे रखा है ना बाहर। Ca का होता है बेटा 40 प्लस, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 या 48, भाई एक का 16, 3 का 48, 48 और 12 हो गया हमारा 60, और 40 कितना हो गया 100, तो ये कितना आया 100 ग्राम। ध्यान से देखना बेटा, H का होता है हमारे पास 1, Cl का होता है 35.5, तो कितना हो गया 35 और 36.5, तो 36 की जब 2 में गुना करोगे तो ये आएगा 73, कितना आएगा 73, इतना ग्राम। भाई 36 दूनी 72 होता है, और 0.5 की जब 2 से गुना करोगे तो 1 आएगा, 72 और 1 73। क्लियर है। अच्छा CO2 की बात करते हैं, CO2 की, कार्बन का परमाणु भार कितना होगा 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो कितना आ गया 44 ग्राम। तो वही वाली बात भाई, 100 ग्राम CaCO3 तो बनाता है 44 ग्राम CO2, तो 73 ग्राम HCl बनाता है 44 ग्राम CO2, तो भाई 20 ग्राम के लिए निकालना है दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले CaCO3 के लिए। जिस भी अभिकारक के लिए उत्पाद की मात्रा कम आ जाएगी वही अभिकारक हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, और उतनी उत्पाद की मात्रा बनेगी। तो चेक करते हैं, 100 ग्राम CaCO3 बनाता है, कितनी CO2 बना रहा है भाई, 44 ग्राम। बतानी कितने में, 20 ग्राम में, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 20 ग्राम CaCO3 बनाता है CO2, कितना भाई 44/100, 44/100 एक के लिए, और 20 में निकालना है इसलिए 20 से गुना। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, इस 0 से ये 0 खत्म, 2 की गुना करोगे 44 में तो 88/10, एक पॉइंट इधर किसका दो तो कितना है 8.8 ग्राम। 20 ग्राम CaCO3 कितने ग्राम CO2 बनाएगा, 8.8 ग्राम। इसी प्रकार
हम किसके लिए निकालेंगे? HCl के लिए, HCl के लिए। चलिए 73 ग्राम HCl बनाता है, CO2 कितनी बनाता है भाई? 44 ग्राम। इतनी तो बना रहा है, बना रहा है नहीं बना रहा है? हम बात करें भाई 20 ग्राम HCl बनाता है CO2 कितना बेटा? 44/73 गुना 20, इतनी। अब क्या करो भाई, गुना कर दो यार। 44 दूनी 88/73 गुना 10, गुना 10। 44 दूनी कितना हो गया बेटा भाई? 2 गुना 10 है ना, तो 44 दूनी 88/73 गुना 10। अब 88 पे किसका पहाड़ा पढ़ लो, किसका पहाड़ा पढ़ लो? 73 का। एक बार चलेगा 73 ही कम 73। 8 में से 3 गए, 5 बचा। 8 में 7 गए, 1 बचा, 15। चलेगा नहीं, पॉइंट ला को ताड़ लो 0। कितनी बार चल जाएगा? 2 बार, क्योंकि 73 दूनी होगा 146। कितना बचा बेटा? 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। 4 बचा। 4 में 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर क्या कर लिया आपने? फिर 0 उतार लिया। अभी भी नहीं चलेगा, 0 लगा के उतार लो 0। अब कितनी बार चलेगा? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 पंजे 35, 5 बार चल जाए, 5 बार। 5 से 15 का 5 का हासिल को, 5 से 15 का 5 का हासिल को 1, और 5 से 35 और 1, 35 और 1 36, 665, 365। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है बेटा? 1.205 गुना 10। एक पॉइंट इधर खिसका दो तो 12.05 इतने ग्राम। तो मुझे देखना है कौन से अभिकारक के लिए जो CO2 की मात्रा है वो कम आई है। इसके लिए तो आई है हमारे पास, सॉरी, CaCO3 के लिए तो आई है 8.8 ग्राम, और जबकि HCl के लिए आई है हमारे पास कितना बेटा? 12.05 ग्राम। तो किस अभिकारक के लिए CO2 की मात्रा कम आई? CaCO3 के लिए। तो इसका मतलब CaCO3 हमारा क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा, होगा नहीं होगा? CaCO3 क्या होने वाला हमारा? सीमांत अभिकर्मक होगा, और उतनी ही हमारे पास क्या बनेगी? CO2 की मात्रा बनेगी। तो मैं बोल सकता हूं 8.8 ग्राम CO2 बनेगी, और CaCO3 सीमांत अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक होगा। तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो? क्या आपको सीमांत अभिकर्मक क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा दूसरे कॉन्सेप्ट का। चले आगे चलते। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 मोल A 1 मोल B निम्न समीकरण के अनुसार संयोग करके A2B3 बनाते हैं, कौन सा सीमांत अभिकर्मक है और कितने मोल A2B3 बनेंगे? ये बताना है बस, बहुत आसान है। पहले मोल देख लेते हैं बेटा, चेक करते हैं। हमारे पास अगर इसी रिएक्शन की बात करें तो 2 मोल A है, 3 मोल B है, और 1 मोल क्या बना रहा है हमारे पास? A2B3 बना रहा है। 1 मोल क्या बना रहा है? A2B3 बना रहा है। क्लियर है बात? तो चेक करो बेटा, चेक करो। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले A के लिए, A के लिए, A के लिए बेटा चेक करो बेटा। A के लिए 1 मोल A बनाता है, बनाता है क्या बेटा? A2B3, सॉरी 1 मोल में नहीं 2 मोल में, 2 मोल है ना, 2 मोल A बनाता है A2B3 कितना? 1 मोल। अब मुझे निकालना तो 1 मोल में है, निकालना कितने में है? 1 मोल में। तो 1 मोल A बनाता है A2B3 1/2 गुना 1, इतना मोल। एक तो सबकी गुना में होता है, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 0.5 मोल।
0.5। ये तो सिंपल ही बात है, अगर 2 मोल 1 मोल A2B3 बना रहा है तो 1 मोल A कितना बनाएगा, हाफ ही बनाएगा, आधा ही बनाएगा। चलिए बी के लिए बात करते हैं। बी के लिए चेक करो बेटा। बी के लिए 3 मोल बी बनाता है A2B3 कितना, 1 मोल। भाई 3 मोल एक ही तो बना रहे हैं, तो 1 मोल में पूछना है वो तो 1 मोल बी बनाता है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, A2B3 1 मोल बी बनाता है। A2B3 कितना, 1 को डिवाइड कर दो 3 से और गुना कर दो 1 से, इतना मोल। अब एक तो सबके गुना होते हैं 1/3, यानी कि 1 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा हमारे पास, 0.3। कितना आएगा, 0.3, इतने मोल। तो मुझे बताओ किसके लिए A2B3 की मात्रा कम आई, किस अभिकारक के लिए, ए के लिए कम आई या फिर बी के लिए? ऑब्वियसली बी के लिए कम आई, तो इसका मतलब बी हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। और A2B3 कितनी मात्रा बनेगी, 0.3 मोल। तो मैं बोल सकता हूं बेटा 0.3 मोल A2B3 बनेगा, और बी हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, और बी सीमांत अभिकर्मक होगा। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।